जेई 2019 तक का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है और 2020 तक का ये अभी पेपर भी हुआ है, 21 का पेपर अभी होने वाला है। तो 2020 के बाद हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हम लोग एम लेके चल रहे थे कि 2010 से लेकर के 2020 तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका यहाँ पर हम लोग आज फिनिश कर लेंगे। बट साथ ही साथ हम लोग का ये भी एक कमिटमेंट था कि 2010 से पहले भी अगर जेई ने कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में, एडवांस में अगर क्वेश्चन आया हुआ तो उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे ताकि उसके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। तो वो अब एक पार्ट बच रहा है आपका। बाकी जो कमिटेड था 2010 से 2020 उसका सारा क्वेश्चन ये लास्ट हो जाएगा यहीं पे। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर देखने की कोशिश करो तो ये है क्या एक्चुअल में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 2020 का ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया हुआ है ए बी, और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020 का रूट दिया हुआ है कितना सी डी। ठीक है, क्वेश्चन में लिख दिया है ए और बी रियल और डिस्टिंक्ट हैं और सी और डी इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स रूट मतलब ए प्लस आई बी के फॉर्म में है रूट्स, और वो क्या है, डिस्टिंक्ट है। ऐसे भी तुमको दिख रहा है यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डी निगेटिव आएगा। ये नहीं भी लिखा होता तो भी हमको समझ में आता कि इसके रूट इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ रहा है तो इसके रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये वर्डिंग अगर क्वेश्चन ने नहीं भी की होती, डायरेक्ट लिख देता कि ए बी इसका रूट है और सी डी इसका रूट है, तो भी हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को खुद ब खुद समझ सकते थे। लेकिन वो एक एक्स्ट्रा हमको एडिशनल पॉइंट दे दिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर सीधे अब हमसे बोला है कि इस डाटा की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन फुल्ली प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं करना है अदर देन एडिशन एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट के अलावा कोई भी एडिशनल कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। ये कहा जा सकता है कि एक तरह से क्वेश्चन प्लेन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, केवल कैलकुलेशन को लेंदी बनाया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्वालिटी वाइज इस क्वेश्चन को अगर हमसे बोला जाए कि किस में आएगा, मॉडरेट आएगा, इजी आएगा या डिफिकल्ट आएगा, तो इस क्वेश्चन को हम इजी में रखेंगे, न तो मॉडरेट में रखेंगे न तो डिफिकल्ट में रखेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्लास 10th गोइंग स्टूडेंट भी अगर थोड़ा सा फोकस करे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन IIT JEE 2020 में एडवांस में पूछा गया था। इसके रूट ए बी हैं, इसका रूट सी डी है, और यहाँ कुछ डाटा जो निकालना है उसमें ए बी सी डी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ हुआ है। अपने पास है क्या जरा देखो, अपने पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, कितनी पता है, -20। देखो इसी का रूट ए बी है, ए बी है, सॉरी ए बी कर लो, अल्फा बीटा नहीं है, ए बी है। और ए बी का प्रोडक्ट कितना है, तो -20 है। ठीक, सी प्लस डी कितना है, इसका रूट है, ये कितना हो गया 20, और सी इंटू डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 20। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए और सम ऑफ रूट -b बाई ए, तो माइनस पहले से है, दोनों का ये समझ में आ गया। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी मैथमेटिक्स की या क्वाड्रेटिक की बात नहीं की गई है जिस पे हम कुछ चर्चा करें। अब सीधे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए कोई भी एक नया मेथड या नया तरीका नहीं है, सिंपल आप इसको मल्टीप्लाई करके, इसको फैक्टराइज करके ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि a प्लस बी, ए बी, सी प्लस डी और सी डी कहीं ना कहीं मिल जाए और हम उसकी वैल्यू रख दें। क्योंकि ये ऑप्शन में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर से तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ऑप्शन भी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू में है। न्यूमेरिकल वैल्यू में मतलब हमको ए बी सी डी सबको डिसॉल्व कर देना है न्यूमेरिकल वैल्यू में, यानी ये फॉर्म आना चाहिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया सबको कंप्लीटली। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर हम इस ए स्क्वायर और इस ए स्क्वायर को एक साथ कॉमन ले लें, ए स्क्वायर तो सी प्लस डी एक साथ आ जाएगा और सी प्लस डी की वैल्यू अपने पास है। चलो इसके बाद बी स्क्वायर को और बी स्क्वायर को अगर एक साथ ले लें तो बी स्क्वायर को ले लें तो भी सी प्लस डी आ जाएगा। इसी तरह सी स्क्वायर और सी स्क्वायर को अगर एक साथ ले लें
तो क्या मिलेगा सी स्क्वायर अगर कॉमन मिल जाएगा तो देखो माइनस माइनस कॉमन, तो ए प्लस बी उसकी भी वैल्यू पता है, तो कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर वाला टर्म पहले ले लो, ए स्क्वायर ये है और ए स्क्वायर ये है, दोनों कॉमन ले लेंगे तो सी प्लस डी बचेगा। बी स्क्वायर वाला टर्म लो, बी स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर है, तो प्लस ये क्या हो गया बी स्क्वायर, अंदर इसमें भी सी प्लस डी बच गया। और भी बहुत से तरीके हैं, आप जैसे इसको सेट कर लो, देखते हैं इससे सेटिंग करके क्या हो रहा है। फिर सी स्क्वायर वाला टर्म, तो सी स्क्वायर यहाँ भी टर्म है, ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर और सी स्क्वायर यहाँ भी है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो सी स्क्वायर अंदर बचेगा ए प्लस बी। अब क्या बचा, अब ये एक टर्म बचा अपने पास क्या, ए डी स्क्वायर और डी स्क्वायर एक साथ ले लें तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर और अंदर बच जाएगा ए प्लस बी। एक चीज़ तो ये दिखाई दे रही है सबको, क्या यहाँ पर सबसे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये दिख रही है कि सी प्लस डी की वैल्यू अपने को पता है। यहाँ पर ए प्लस बी की वैल्यू पता है, तो सी प्लस डी इसमें से कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब c प्लस डी की वैल्यू पता है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये सिंपल सी चीज़ जानते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता क्या है, a प्लस बी और a इंटू बी पता है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो हम चूंकि जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी तरह से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैन बी रिटेन एज सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। ये दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पर और यहाँ पर अगर चिपका दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, नाउ अब हमको ये वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू करके सी प्लस डी, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर क्या है माइनस ए प्लस बी और अंदर जो बचा हुआ है सी प्लस डी का, उसको लिख सकते हैं सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। सबकी वैल्यू चिपकाओ, सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ पर 20 हो गया। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ माइनस 20 के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 माइनस 2ab, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना और माइनस भी है तो क्या हो जाएगा प्लस 40। देख लेना एक बार। फिर यहाँ पे ये माइनस a प्लस बी की वैल्यू माइनस 20 है, तो ये बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पर हो गई 20। अंदर c प्लस डी का होल स्क्वायर है, c प्लस डी का होल स्क्वायर मतलब फिर से कितना आ जाएगा 400, और फिर यहाँ पर माइनस 2cd, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 8000 मल्टीप्लाई हो गए प्लस ये 20 इंटू 40 एक साथ आ गया, प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर कितना हो गया 8000, और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस 20 40। ये देखो ये क्वांटिटी इक्वल है और प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो गई। अब 8000 और 8000 आपस में ऐड कर दें तो 16000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, सिंपल कैलकुलेशन करना था, और ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो क्लास 10 तक के बच्चों को पता होता है, एडिशन और प्रोडक्ट या सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को देख करके आखिरी में आप लोगों को ये जरूर लग गया होगा कि जेई आसान क्वेश्चंस भी पूछता है। ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस का मतलब सीधे टफ क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंपल कॉन्सेप्ट पर लगते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो डीपली कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके लगाए जाते हैं ताकि वहाँ सिलेक्शन करने में उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, और इसी के साथ हमारा 2020 तक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का PYQ का सलूशन 2010 से 2020 कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराएंगे जो 2010 से पहले पूछे हुए थे। 20 के बाद वाला तो अभी अपने पास पेपर ही नहीं है, क्योंकि 21 का पेपर तो अभी हुआ नहीं। 21 का भी पेपर होगा तो उसके भी क्वेश्चंस को छांट करके इसी में लेक्चर वाइज हम इंक्लूड करते जाएंगे। 2010 के पहले जो क्वेश्चंस प्लेन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आए हुए हैं उसकी थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। 2-4-10 क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चंस हैं उससे हो सकता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो।
अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग जो 2010 के पहले के हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ सीखने को मिलेगा, कुछ ग्राफिकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी 4 कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, उसकी इनइक्वालिटी दी हुई है, ए सबसे छोटा, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक, कह रहा है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस 2 एक्स माइनस बी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट के बारे में बताना, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। इसका मतलब कहने का ये है, अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या ऑप्शन लिखा हुआ था, क्या चीज़ थी, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस में जितनी भी बातें हो सकती हैं सब की सब डिस्कस करेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्यों 2010 के पहले के अब क्वेश्चंस हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ठीक खैर है, सॉल्व हो जाएगा समझने के बाद से, बट कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर हमको बनेंगे जो उन सारे क्वेश्चंस को 2010 से 2020 को जो किए और उसमें उस तरीके के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन नहीं आए, ऐसे क्वेश्चंस को हम 2010 के पहले वाले उठा करके डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जेईई के अंदर वो भी था सिलेबस में, तभी तो कभी कभी पूछा हुआ है। हो सकता है 2020 के बाद किसी साल उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो हर टाइप के कॉन्सेप्ट कम से कम एक बार आपके सामने से गुजर जाएं, तभी कहा जाएगा कि आपने इस PYQ का जो सोल्यूशन देखा, इसमें सोल्यूशन के साथ साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा ABCD जो यहाँ क्वांटिटी दी हुई है वो अलग एक इशू है। ये टोटल इक्वेशन कैसा है जरा देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो हमको पता है कि 2 रूट होगा। ठीक है, ABCD में इनइक्वालिटी लगी हुई है, इसका मतलब ABCD रियल नंबर है। ABCD अगर रियल नंबर है यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ये रियल पॉलिनोमियल वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ठीक है, रियल पॉलिनोमियल वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनका नेचर ऑफ रूट जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि या तो दोनों रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, या तो दोनों रूट रियल और इक्वल होंगे, या तो दोनों रूट इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपने सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या तो रूट दोनों रियल डिस्टिंक्ट होंगे, या तो दोनों रियल एंड इक्वल, या तो दोनों इमेजिनरी। उसके रूट के नेचर के बारे में ही बोलना है। अब यहाँ पर एक बच्चा क्या करता है कि जैसे ही देखता है कि इस क्वेश्चन में नेचर पूछा है, उसने सीधे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना शुरू कर दिया कि सर अगर D पॉजिटिव आएगा तो हम बोल देंगे रियल डिस्टिंक्ट है, D 0 आ जाएगा तो बोल देंगे रियल इक्वल है, और D नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी बोल देंगे। बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, लेकिन क्या वो कैलकुलेशन तुम्हारा ABCD के फॉर्म में जब कंपेयर करोगे D को, तो क्या तुमको कहीं पर भी ABCD में से रिलेशन मिल पाएगा जिससे तुम D को प्लस या माइनस क्लियर कर सको? हो सकता है मिल जाए कैलकुलेशन करने पर, कैलकुलेशन करने पर हो सकता है कि कुछ ऑप्शन मिले। ये भी तो दिया हुआ है कि ABCD में क्या बड़ा है क्या छोटा है, तो वो एक तरीका है, आप ट्राई कर सकते हो। उसको ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि क्या यहाँ पर सीखे। ठीक है, वो तुम ट्राई करना, D वाला मेथड तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा है तो वो ट्राई करना। ठीक, कई बार नेचर ना पूछ करके पूछ देता है कि इसके रूट हैं कहां पर। टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट, टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द रूट आप केवल डिस्क्रिमिनेंट से नहीं बता सकते, डिस्क्रिमिनेंट से केवल उसका नेचर बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं वो कुछ तरीका देखो। एक कॉन्सेप्ट है, अगर कोई फंक्शन f(x) बराबर 0, क्या है ये, कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0 हो गया तो इक्वेशन हो गया। ठीक, या इसको y इज इक्वल टू fx लिख करके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी बोल सकते हैं। मान लो y इज इक्वल टू fx कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, a और b कोई 2 रियल नंबर है। ठीक, इफ fa FB have
अपोजिट साइन, मान लो एफ ए और एफ बी का साइन अपोजिट है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है एटलीस्ट 1 या ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स बिटवीन ए एंड बी। क्या इस कहानी से या इस कॉन्सेप्ट से हम सीखे? क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो लेक्चर है उसमें पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझाई गई हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इसलिए हमने थोड़ा सा बता दिया। यहाँ देखो, हम किसी भी फंक्शन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के लिए, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। कोई भी फंक्शन कैसा हो, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? अगर आप क्लास 11th के हैं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं जानते होंगे, 12th के हैं तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समझते होंगे। 11th वाले बच्चे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बस इतना अभी समझ लो कि ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ हम जब भी बनाएं और उस ग्राफ को बिना पेन उठाए बना लें तो वो हमारा फंक्शन कैसा कहलाता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर बिना पेन उठाए यानी ग्राफ में किसी भी तरह का कहीं पर भी तोड़ फोड़ ना हो, ग्राफ कहीं टूटा हुआ ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका एक ग्राफ बनेगा, और ग्राफ की जहाँ तक बात है आपको बता दें, एक्स और वाई में अगर कोई भी रिलेशन तुम एक क्रिएट कर देते हो तो यहाँ पर उसका कोई ना कोई एक फिगर जरूर होता है। ठीक है, एक्स और वाई के जितने भी रिलेशंस तुम लिख सकते हो उसका एक फिगर होता है, उसी फिगर को हम उस फंक्शन का ग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन समझ में आ गया। इसका फोटो अगर कहीं टूटा नहीं हुआ है तो इसको कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। आगे कह रहा है ए और बी, ये वाला ए बी नहीं है, ये हम एक नया थियरी वाला यहाँ पर कंडीशन बता रहे हैं। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन का पार्ट है वो ए बी सर लिखें, ये क्वेश्चन की बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर अभी बिल्कुल इस क्वेश्चन को छोड़ करके न्यूट्रली हम लोग एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए और बी अगर कोई भी तुम्हारा दो रियल नंबर है, ए और बी कोई भी दो रियल नंबर है, मतलब मान लो कि तुम्हारे पास एक नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में कहीं पर ए आ गया कहीं पर बी आ गया, ए और बी कोई दो रियल नंबर है। कह रहा है कि एफ ए एफ बी, एफ ए का मतलब क्या हुआ? एफ ए का मतलब हुआ कि यहाँ एफ एक्स में एक्स के जगह ए पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा? एफ ए। और बी पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ बी। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी रखने पर जो एफ ए और एफ बी आएगा, एफ ए एफ बी मतलब मान लो ए है, ए पर एफ ए मिला और बी पर एफ बी मिला, दोनों का साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट का मतलब मान लो ए ऊपर मिल रहा है, ए एफ ए, मतलब x के जगह a पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? fa हो जाएगी। x के जगह a पुट करने पर y की वैल्यू fa हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया पॉइंट का? a और fa। तो a fa मान लो मिला पॉजिटिव, और कह रहा है कि fa और fb का साइन अपोजिट है, मतलब एक अगर x एक्सिस के ऊपर है तो दूसरा x एक्सिस के नीचे होगा। fa fb किसकी वैल्यू इंडिकेट करेगा? y की वैल्यू। y मतलब अगर हम इस लाइन को x एक्सिस मान लें तो एक ऊपर होगा और नीचे। b मान लो अगर a पॉजिटिव है और b निगेटिव है, b ये पॉइंट है, b पर हमको क्या मिलेगा? b fb। fb अगर निगेटिव रहेगा तो x एक्सिस के नीचे होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फंक्शन तुम्हारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन को जो ग्राफ हम बनाएंगे उस फंक्शन का, वो फंक्शन का ग्राफ यहाँ से भी पास करेगा और यहाँ से भी पास करेगा। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन में हमको a रखने पर f a एक वैल्यू मिल रही है, b रखने पर f b वैल्यू, मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों पॉइंट से भी पास करेगा, और इन दोनों पॉइंट से अगर वो पास करेगा तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए उसको इस तरीके से चलना पड़ेगा क्या? या ऐसे भी चल सकता है, ये x एक्सिस है, मान लो ये a है, ये मान लो b है, ऐसे भी चल सकता है, माने यहां से भी जाए और यहां से भी जाए। और फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कहीं टूटेगा नहीं, तो ऐसे भी जा सकता है। तो क्या होगा? ग्राफ तुम्हारा जब ऐसे जाएगा तो वो क्या करेगा? a और b के बीच में, a और b के बीच में x एक्सिस को एक बार जरूर काटेगा। देखो x एक्सिस को काटा, और हम ये जानते हैं कि कोई भी फंक्शन x एक्सिस को जहां काटता है वो उसका रूट होता है।
यहाँ पर x की अगर मान लो ये वैल्यू x की 1 मिनट के लिए मानते हैं अल्फा है, तो इस पॉइंट पर अगर अल्फा है तो f अल्फा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना, इस पॉइंट पर y तो 0 है, ये पॉइंट अगर अल्फा है यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, मतलब इस फंक्शन में x के जगह अल्फा रखने पर y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। और फंक्शन का ये रूल है, अगर किसी पॉइंट को रखने पर या किसी इक्वेशन का रूल है कि उसके वेरिएबल में कोई पॉइंट रखने पर अगर वो टोटल 0 हो जाता है तो वो वैल्यू उसका क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। तो यहाँ पर अल्फा इसका क्या हो गया, रूट। अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो 3 पॉइंट पर कट कर सकता है, या 5 पे कट कर सकता है, या 7 पे। ऐसा नहीं होगा कि 2 जगह कट करके यहाँ चला जाए, ठीक है, जा ही नहीं पाएगा। ग्राफ बना के देख लो। तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर आप कैसी बात करते हैं, हम तो 2 जगह काट करके ले जा सकते हैं, तो कैसे ले जा सकते हैं, तो सर ये देखिए ना, हम 2 जगह काट के ले गए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बच्चे ये जो तुम पॉइंट जिसको 2 बोल रहे हो ना, तो एक तो ये हो गया और ये टच करके वापस गया, तो इसको हम लोग रिपीटेड रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटेड रूट। रिपीटेड मतलब तुमको दिख जरूर रहा है कि यहाँ पर एक रूट है, लेकिन यहाँ पर रूट कितने हैं, 2 रूट हैं और दोनों सेम हैं, ठीक है। काउंटिंग में हम उसको 1 गिनेंगे, लेकिन यहाँ पर रूट की बात करनी होगी तो हम बोलेंगे कि इसके 3 रूट मिले, एक ये और 2 ये, तो टोटल 3 मिले। और 3 में जो एक ये था वो रिपीटेड, तो बोलेंगे 3 रूट्स मिले जिसमें एक रिपीटेड है। क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 3 रूट मिलेंगे, तीनों अलग अलग होंगे, तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। ए और बी के बीच में 3 रूट मिलेगा, तीनों डिस्टिंक्ट होगा। यहाँ ए और बी के बीच में 3 रूट मिलेगा जिसमें एक रिपीटेड होगा, यहाँ ए और बी के बीच में 1 रूट मिलेगा, ठीक है। तो जब भी रूट मिलेंगे कितने मिलेंगे, कम से कम 1 रूट तो मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बीच में एक बार एक्स एक्सिस को कम से कम जरूर काटेगा, वो इसका रूट हो जाएगा। वही यहां पर स्टेटमेंट लिखा गया। अगर मान लो ये दोनों सेम साइन के हो जाते, एफ ए और एफ बी, एफ ए और एफ बी दोनों अगर एक ही साइन के हो जाते, मतलब ए भी ऊपर और बी भी ऊपर, तो यहां से यहां पर, यहां से यहां आना है ग्राफ को, तो हो सकता है कि ग्राफ हमारा ऐसे ही आ जाता, या हो सकता है कि हमारा ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए से बी आपको ग्राफ आना है तो ऐसे आ जाता। तो अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम, ये तो अपोजिट साइन वाली बात की है, अगर दोनों सेम साइन के हैं, एफ ए और एफ बी दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में ए और बी के बीच में हो सकता है कि एक भी रूट ना हो, या हो सकता है ए और बी के बीच में इवन नंबर ऑफ रूट्स हो, ठीक है। कितने रूट्स, इवन, या नो रूट। कब, जब एफ ए और एफ बी बोथ दोनों क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। जब दोनों का साइन सेम होगा, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ए और बी के बीच में कोई रूट ना मिले, या हो सकता है कि ए और बी के बीच में हमको इवन नंबर ऑफ रूट्स मिल जाए। बात क्लियर हो गई। तो अब देखो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस क्वेश्चन को लेकर के चल रहे हैं। ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट था, बट क्लास 11th के बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट आप देखोगे तो कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ सीखने को मिली होगी। हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसका ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड होगा। बोलोगे ये कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने आपको ग्राफ बताया था, एक यूं बनता है और एक यूं बनता है, ये a ग्रेटर देन 0 पर बनता है और ये a लेस देन 0 पर बनता है, आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ पर a क्या है, a लीडिंग कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आएगा, दोनों ऐड कर देंगे तो 3x स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 आएगा जो कि पॉजिटिव होगा, यानी ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। क्लियर है। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके सिस्टम की। हम थोड़ी देर के लिए इसको fx मान लें और x माइनस ए, एक्स माइनस सी, 2x माइनस बी, एक्स माइनस डी लिख लें। अब हम यहाँ पर एक x एक्सिस बनाएं, यहाँ पर पॉइंट ए बी सी और डी खुद से ले लिए। ए बी सी डी ऐसे क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए सबसे छोटा, फिर बी, फिर सी, फिर और डी। अब ये बताओ एफ ए कैसा है, एफ ए क्या होगा, एफ ए के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अगर हम x के जगह a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ध्यान से समझो। यहाँ a रखोगे तो a माइनस बी निगेटिव होगा क्योंकि a छोटा है।
यहाँ ए रखोगे तो ए माइनस डी भी निगेटिव आएगा, निगेटिव और निगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब एफ ए कैसा है, पॉजिटिव। एफ ए पॉजिटिव मतलब ए पॉइंट पर हमको जो वैल्यू मिलेगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगी। क्लियर हो गई यहाँ पर। फिर अब एफ बी चेक करते हैं, एफ बी में क्या होगा, एफ बी में देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ b माइनस ए क्या होगा, b में से a माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि b बड़ा है, अब b में से c माइनस करोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के निगेटिव हो जाएगा, मतलब fb निगेटिव हो गया, मतलब b पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन होगा वो x एक्सिस के नीचे चला जाएगा क्योंकि निगेटिव है। c पॉइंट रखो, fc की वैल्यू चेक करो, c रखने पर ये जीरो हो जाएगा, c रखने पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव तो फिर से निगेटिव हो गया। डी रखो, डी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, एक्स डी माइनस डी, ये पूरा टर्म जीरो। यहाँ डी माइनस ए पॉजिटिव होगा क्योंकि डी बड़ा है, और डी माइनस सी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि डी बड़ा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव मतलब डी पर पॉजिटिव, तो सी पर भी वैल्यू निगेटिव होगी और डी पर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, अब देखो अगर ए पर वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव है और बी पर निगेटिव है, ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव है, तो ए और बी के बीच में कम से कम एक रूट मिलेगा। ठीक है, और सी और डी, सी पर निगेटिव और डी पर पॉजिटिव, तो सी और डी के बीच में भी एक रूट मिलेगा, और दो ही रूट मिल गए और दो से ज़्यादा मिलना भी नहीं है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को ऐसे टच कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वैसे भी तुमको पता है इसी शेप का बनेगा, तो यहाँ पर तुम्हारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है, दो जगह काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नेचर क्या मिला रूट का, क्या मिला, वी गेट क्या, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या मिले, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिले। साथ ही साथ एक चीज़ और मिला, रूट की पोजीशन कहाँ होगी, तो हमको पता चल गया रूट जो होगा वो एक रूट ए और बी के बीच में होगा और एक रूट सी और डी के बीच में होगा, तो बी गेट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, वन रूट लाइज बिटवीन ए बी और अदर रूट लाइज बिटवीन सी डी। एक रूट हमारा ए और बी के बीच में लाई करेगा और दूसरा रूट हमारा सी और डी के बीच में लाई करेगा, और इस तरीके से हम इसके रूट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। रूट कहाँ पर होगा, रूट का लोकेशन भी पता चल गया, लोकेशन ऑफ रूट क्या हो गया, ए और बी के बीच में एक रूट और एक रूट सी और डी के बीच में, ये भी पता चल गया बिना डी निकाले। अब देखो तुम अगर इसका डी निकाल रहे होते, देखो क्वेश्चन बस इतना ही हुआ, बोल हम जरूर 10 मिनट से हो सकता रहे हो, वीडियो हो सकता है इस क्वेश्चन का काफ़ी लेंदी हो गया हो, बट इस क्वेश्चन का जो वीडियो हमने बनाना शुरू किया था वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया था। एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हमने कुछ नहीं किया ना, ये तो क्वेश्चन ही लिखे थे एफ एक्स बराबर करके, ये हमने केवल उसका साइन चेक कर लिया और ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाते ही ये तो आंसर लिखा हुआ है, हमको सीधे सीधे सारा का सारा कॉन्सेप्ट 2 लाइन में मिल गया। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो डी निकाल के इसका नेचर पता करेंगे या लोकेशन ऑफ रूट हम किसी और मेथड से पता कर लेंगे, तो आप वो मेथड यूज करिएगा, हो सकता है कि उस मेथड से इसका रिजल्ट आ जाए, बट इतना सिंपलेस्ट वे में आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ट्राई करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यू एक वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy, तो कह रहा है यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव, जीरो, नॉन पॉजिटिव या नन ऑफ दीज। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक छोटा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं, हमेशा गांठ बांध करके ध्यान में रखना। इस तरीके का कहीं पर भी अगर अपने पास इक्वेशन आ जाए, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी, चलो u लिख के लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy, इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने सामने आ जाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करने के लिए 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और इसको हमें फैक्टराइज करना है, और किस तरीके से दिख रहा है, साइक्लिक फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, फिर एक्स वाई का भी टर्म है, फिर वाई जेड का भी टर्म है, फिर जेड और एक्स का भी टर्म है, एक साइक्लिक फॉर्म तैयार हो रही है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके का एक सीरीज बना। ऐसा कहीं पर भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आए और आपको फैक्टराइज करना हो तो इसको फैक्टराइज करने का एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है, हम लोग इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये जो डाटा लिखा हुआ है इसके कोफिशिएंट्स को इवन बनाते हैं। ठीक है, सारा कोफिशिएंट अगर इवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो कोफिशिएंट इवन नहीं हो, कोफिशिएंट इवन नहीं हो, जैसे यहां पर 1 है, ये तो इवन है लेकिन ये 9 हो गया, ये इवन है लेकिन ये ऑड हो गया, ये इवन है, तो कोई एक भी ऑड नहीं होना चाहिए। मतलब सारे के सारे जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो इवन बनाने का तरीका क्या होता है बच्चे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 से मल्टीप्लाई हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई करके उसको कोफिशिएंट को इवन बना करके फिर सोचेंगे, क्या सोचेंगे वो देखो आगे। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर 8y स्क्वायर 18z स्क्वायर 12yz 6zx 4xy ये 2u है। अब इसको थोड़ा हम लोग सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं, x और y को xy के साथ लेते हैं। कैसे, तो यहां पर अपने पास 2x स्क्वायर है और 8y स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर है और 8y स्क्वायर है, तो एक x स्क्वायर ले लो, ठीक है, और 4y स्क्वायर और 4xy। ये जरा देखो कुछ दिखाई दे रहा हो, यहां पर एक x स्क्वायर और 4y स्क्वायर बचा हुआ है। अब यहां से 4y स्क्वायर ले लो और इसका आधा 9z स्क्वायर ले लो, तो 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, इसको yz के साथ लिख लो माइनस 12yz, फिर प्लस, अब बचा क्या, y तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, 4 इसको दे दिया 4 इसको दे दिया, निपट गया। बचा क्या, एक x स्क्वायर बचा हुआ है और 9z स्क्वायर बचा हुआ है, तो x स्क्वायर और 9z स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, आधा हो गया, और ये zx को दे दो तो ये हो जाएगा माइनस 6zx। अब गौर से देखो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, एक तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो x स्क्वायर दोनों को दिए, मतलब ये इवन था तो बांटने में हमको आसानी हुई, आधा आधा बांट दिए। ऑड में आधा आधा करने पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाता, थोड़ा सा लेंदी हो जाता फॉर्मेट। ये क्या बन गया, x माइनस 2y का होल स्क्वायर, बना कि नहीं बना ये क्या बन गया, ये बन गया 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ये क्या बना, x माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखो एक किसकी वैल्यू आ गई, u की वैल्यू 1/2, अंदर इधर लेते आओ तो u की वैल्यू ये आ गई। ये जो तुम्हारे सामने वैल्यू है, ये जो तुम्हारे सामने वैल्यू आई है, इसमें आपको क्या चीज़ दिख रहा है, इसमें x y z रियल और डिस्टिंक्ट है, ठीक। ये जो तुम्हारे सामने क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। ये नहीं बोलेंगे पॉजिटिव है। देखो x और y अलग अलग है, बोल रहा है ना कि x और y दोनों डिस्टिंक्ट हैं, x और 2y डिस्टिंक्ट है, ये नहीं है जरूरी। हो सकता है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हो, तो दोनों डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन यहां पर दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 भी तो हो सकते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव। ये 0 हो सकता है, ये क्या है, ये भी 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। तो कैसी क्वांटिटी हो गई, ये भी नॉन निगेटिव, ये भी नॉन निगेटिव, ये भी नॉन निगेटिव। तो टोटल जो हमारा u का वैल्यू आया वो कैसा आ गया, नॉन निगेटिव, यानी 0 हो सकता है। हो सकता है कि ये पूरा 0 हो जाए। 0 कब होगा, जब ये और ये सब 0 हो जाए, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो ये तीनों 0 हो जाए तो 0 हो सकता है, और या ये पॉजिटिव रहेगा, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, नॉन निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आए तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके कोफिशिएंट को इवन बना लो, 2 से मल्टीप्लाई करके फैक्टर कर लो, और ऐसा क्वेश्चन केवल इसी में नहीं आएगा,
कई बार ऐसे सेटिंग कर दी जाती है, यहाँ पर वैल्यूज आती हैं फैक्टराइज करने पर और पूछ देता है कि बताओ एक्स वाई जेड एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, तो वो हम लोग सीक्वेंस सीरीज में उस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको भी डील करेंगे। नोट कर लो।